राजधर्म के इस हिस्से में बात होगी पानी की। बचपन में स्कूल में मैंने कविता पढ़ी थी, प्राण प्राण पोषित परख पख पानी पतवार, पानी के आधार में जीवन का संचार। जब हम छोटे होते हैं तब पानी की शायद उतनी कीमत नहीं समझते। खैर, जब छोटे होते हैं तो किसी चीज की उतनी समझ नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं दुनियादारी की समझ आने लगती है और पानी कितना कीमती होता है इसकी समझ भी बढ़नी चाहिए, जो कि बढ़ती नहीं है। और इसलिए अब एक ऐसी खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रही हूं, जिसने पूरे देश को परेशान कर दिया है। जो इस पानी की कीमत क्या है वो आपको समझाएगा। क्या देश की आईटी कैपिटल दक्षिण अफ्रीका के शहर केप टाउन के रास्ते पर जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी देश के कई इलाकों में गर्मियों की शुरुआत हुई भी नहीं है, कि उत्तर भारत में गर्मियों ने अभी दस्तक दी भी नहीं है। पहाड़ों पर रह रह कर हो रही बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के शहरों में अभी भी हल्की सर्दी है, लेकिन तब भी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अभी से पानी के लिए त्राहिमाम मच गया है। पहले आप इन लोगों को देखें, इनके हाथों में खाली मटके देखें, खाली बाल्टियां देखें, इनके आंखों में एक आस देखें, वो दरअसल केवल एक बूंद पानी के लिए है। हाई राइज अपार्टमेंट से लेकर झोपड़ियों तक, गौर करिएगा मेरे शब्दों पर, हाई राइज अपार्टमेंट से लेकर जिनकी पॉकेट में इतना पैसा है कि वो कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो भी पानी के लिए परेशान है। और झोपड़ियों में रहने वाला व्यक्ति भी पानी के जबरदस्त संकट से जूझ रहा है। आखिर बेंगलुरु में ऐसे हालात क्यों हुए? लोग टैंकर से पानी लेने के लिए क्यों मजबूर हैं? इस हालात के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है और ये संकट कब तक चलेगा, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले दिखाती हूं किस तरह बेंगलुरु में पानी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तस्वीरों को बहुत गौर से देखिएगा। ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟು? इस तस्वीर को आप देखिए, ये बेंगलुरु का बेलंदूर लेक है, जिसे बेंगलुरु की लाइफ लाइन कहा जाता है। ये बेंगलुरु की प्यास बुझाने का काम करता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही है। ऐसा भयानक जल संकट बेंगलुरु पर इस आईटी हब पर मंडरा रहा है। अब ये जो आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, ये टैंकर है जो इस वक्त लोगों की प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं। बेंगलुरु संकट में है, लोग इंद्र देवता को खुश करने में जुटे हैं। पानी का संकट सुलझाने के लिए पूजा पाठ का काम चल रहा है, मंदिरों में विशेष पूजा पाठ किए जा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी की किल्लत है। बेंगलुरु का नाम लेते ही एक तस्वीर मन में उभरती है। झीलों का एक शहर है, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है, उनके जगमगाते हुए दफ्तर है। एक ऐसा शहर हमारी आंखों के सामने तैर जाता है। लेकिन फिलहाल बेंगलुरु की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि यह शहर पानी के जबरदस्त संकट से गुजर रहा है। गर्मियां शुरू होते ही बेंगलुरु के सभी बोरवेल सूख चुके हैं। जमीन के नीचे पानी बचा ही नहीं है। शहर के करीब 3000 बोरवेल में एक बूंद पानी नहीं आ रहा। शहर के ज्यादातर इलाके पानी के टैंकर के सहारे हैं। पानी के टैंकर्स के जरिए लोगों को पानी की सप्लाई की जा रही है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के सभी वाटर टैंकर्स को फिलहाल अपनी निगरानी में, अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे कि वाटर होर्डिंग ना हो। बेंगलुरु शहर का सबसे बड़ा हिस्सा इस वक्त पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है। हाई राइज अपार्टमेंट से लेकर स्लम में रहने वाले लोग पानी के टैंकर्स के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। समस्या कितनी गंभीर है इसे आप समझिए कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के घर भी वाटर टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। सोचिए, जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर में पीने के लिए पानी नहीं है, वो वाटर टैंकर से वाटर सप्लाई ले रहे हैं। सीएम हाउस में पानी का क्राइसिस हुआ तो फिर स्टाफ के लिए टैंकर झट से पहुंच गया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार खुद स्वीकार कर चुके हैं कि उनके घर का बोरवेल सूख चुका है। यानी कि इस संकट का सामना आम आदमी ही नहीं, कर्नाटक के वीवीआईपी और सबसे पावरफुल लोग भी कर रहे हैं। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ लगभग सभी सॉफ्टवेयर कंपनीज के हेड ऑफिस हैं। यहाँ इसरो, बायोकॉन और एचएएल का भी मुख्यालय है।
बेंगलुरु को आईटी कैपिटल माना जाता है। बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएम, आईआईटी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी क्या नहीं है। यानी कि सिलिकॉन वैली का आईटी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ा हुआ एक आंकड़ा तो यह भी है कि आईटी सेक्टर में कुल निर्यात का 42% हिस्सेदारी केवल बेंगलुरु शहर की है। जरा आप सोचिए, वहां भी पानी नहीं है। वैसे तो पूरे बेंगलुरु में पानी की किल्लत है, लेकिन शहर के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में समस्या ज्यादा बड़ी है और ज्यादा गंभीर है। जो इलाके पूरी तरह से टैंकर्स पर निर्भर हो गए हैं, उनमें पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया, नागर भावी, व्हाइटफील्ड, केआरपुरम और सरजापुरा के अंदरूनी इलाके शामिल हैं। ये सभी बेंगलुरु के नए और बाहरी इलाके हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को पीने का पानी ही मयस्सर नहीं है। हमारे संवाददाता टी राघवन जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने हालात का जायजा लिया, लोगों की मुश्किलों का सामना उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो क्या बीती लोगों ने सुनाई, वो आप भी देखें। बेंगलुरु शहर के अधिकांश हिस्से कावेरी वाटर पर निर्भर करते हैं। BWSSB का कहना है कि बेंगलुरु को प्रतिदिन 2100 MLD मिनिमम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन जो बांध है जहां पर कावेरी नदी का पानी संग्रहित किया जाता है, वहां से जो पानी की आपूर्ति है वो कमी आ गई है। उसमें अब तकरीबन 1400 MLD पानी ही प्रतिरोज बेंगलुरु को मिल पा रहा है। इसी वजह से ये वाटर स्कैर्सिटी की जो प्रॉब्लम है वो खड़ी हुई है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि बेंगलुरु के आसपास के जितने भी जलाशय हैं वहां से प्राइवेट टैंकरों की मदद से बेंगलुरु सिटी में पानी सप्लाई किया जा रहा है। जहां तक बेंगलुरु की बात कर लें, बेंगलुरु सेंट्रल जो इलाका है यहाँ पर पानी की उतनी समस्या दिखती नहीं है। जहां जहां तक कावेरी का कनेक्शन है, कावेरी नल से पहले प्रतिदिन पानी आता था, अब ऑल्टरनेटिव डे पर पानी भेजा जा रहा है, तो यहाँ के लोगों को उतनी समस्या नजर नहीं आ रही। लेकिन जो आउटर रिंग रोड के आसपास वाले इलाके हैं जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल पहले से ही बहुत नीचे जा चुका है, तकरीबन 2000 फीट तक बोरवेल की खुदाई के बाद भी व्हाइटफील्ड, पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया, मागड़ी रोड, केंगेरी एक ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी जो है ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पानी की हो रही है। टैंकर माफिया वहां पर सक्रिय हो गया है। 1 से 2 गुना 4 गुने तक दाम दिए जा रहे हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट वाले लोगों के, जो छोटे इलाकों में रहते हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनका कहना है कि अपार्टमेंट वाले पानी का टैंकर जो है ज्यादा दाम देकर खरीद लेते हैं। इस वजह से उन्हें ज्यादा समस्याएं हो रही है। तो कुल मिलाकर बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में पानी की एक्यूट शॉर्टेजेस है। बेंगलुरु शहर की बात कर लें, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर चूंकि कावेरी वाटर अभी भी सप्लाई हो रहा है, इसलिए वहां पर ज्यादा समस्या देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार का कहना है कि बेंगलुरु में 14,000 में से 7,000 बोरवेल जो है वो सूख गए हैं, तो आने वाले दिनों में, क्योंकि जो मानसून है यहाँ पर 15 मई के बाद प्री मानसून सेट होता है, उसके बाद 1 जून जब केरला में मानसून आता है, दस्तक देता है, उसके बाद बेंगलुरु में भी बारिश होती है। तो ऐसे में अगले 2 महीने बेंगलुरु शहर के लोगों के लिए वाकई चुनौतियों से भरे हो सकते हैं। बेंगलुरु में हालत कितने खराब है, इसे अब इन आंकड़ों से आपको समझाती हूँ। बेंगलुरु में करीब 17,000 बोरवेल हैं, इनमें से करीब 7,000 बोरवेल सूख चुके हैं। केवल 7,784 बोरवेल से ही पानी आ रहा है, लेकिन ये शहर की जरूरत को पूरा करने के लिए नाकाफी है। जरा आबादी भी तो देखिए शहर की। बेंगलुरु की इस वक्त आबादी करीब 1,40,00,000 है। इतनी आबादी को रोजाना 2 लाख MLD पानी चाहिए। शहर को कावेरी नदी से केवल 10,450 MLD ही पानी सप्लाई हो पा रही है, जो कुल जरूरत का बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा बाकी पानी की जरूरत बोरवेल से पूरी होती थी, लेकिन बोरवेल सूखने लग गए हैं और बोरवेल सूखने के कारण अब टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। लोगों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन कर्नाटक के डेप्यूटी CM DK शिव कुमार का कहना है कि सरकार की तरफ से सभी एक्शन लिए जा रहे हैं और इंडस्ट्रीज से लेकर आम लोगों के घरों तक पानी की सप्लाई की जा रही है। More than 7,000 borewells have been tried in Bangalore out of 14,000. We are already identified the waters which are there around Bangalore. We have already taken note. We have taken 1,500 tankers has been notified and have been in the control of the Bangalore City Corporation and the BWSB. This is for the first time. We will provide water to all the industries, all the construction activities. Also, we don't want construction activities to be stopped. All the apartments and all the common man at any cost we are going to. There was a big cap. There was a big mafia on the prices of water, including the supplying of water. We have capped them. We have brought them to the books. Everything is under control.
BJP wanted to do politics. They are just let they do whatever they want. अब सवाल यह है कि आखिर बेंगलुरु में अचानक पानी का संकट हुआ कैसे? गर्मियों की शुरुआत होते ही यहाँ के टैप क्यों सूख गए? इसकी वजह अब आपको बताती हूँ। बेंगलुरु में समस्या आई है इस साल के मॉनसून में कम बारिश होने की वजह से, जिसकी वजह से कावेरी नदी में पानी का लेवल कम हो गया है, तो बोरवेल सूख गए हैं। उन इलाकों में संकट ज्यादा है जो नए बसे हैं। यहाँ पानी की पाइपलाइन तक नहीं बिछाई गई है। लोग बोरवेल का इस्तेमाल करते हैं। पिछले कई सालों से इन इलाकों में अप्रैल और मई में बोरवेल सूख रहे हैं। जून में मॉनसून आते ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, इसलिए समस्या बड़ी नहीं होती थी। लेकिन चूंकि पिछले साल मॉनसून में बारिश कम हुई, इसलिए फरवरी मार्च से ही पानी के लिए लंबी कतारें लगने लग गई। बेंगलुरु में पानी का संकट अचानक नहीं आया। एक्सपर्ट ने सरकार को पहले ही ये चेता दिया था, लेकिन संकट सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार हाथ पांव मार रही है। सरकार बेंगलुरु के सभी टैंकर्स को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर चुकी है। बेंगलुरु में 3500 पानी के टैंकर है। अब चूंकि पानी की सप्लाई का एकमात्र जरिया टैंकर ही है, इसलिए सरकार ने सभी टैंकर्स को रजिस्ट्रेशन करने का फरमान जारी कर दिया है। इसके लिए दी गई डेडलाइन को बढ़ाकर 15 मार्च तक किया गया है। कर्नाटक सरकार ने यहां तक की चेतावनी दे दी है कि जो टैंकर मालिक आदेश नहीं मानेंगे, उनके टैंकर को जब्त कर लिया जाएगा। पानी की बर्बादी रोकने के लिए भी बेंगलुरु प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। बड़े अपार्टमेंट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य किया गया है। ट्रीटेड वाटर से गार्डनिंग, कार वॉश में इसे इस्तेमाल किया जा सके, और साथ ही बेंगलुरु सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड ने आदेश जारी कर पानी जो पीने का है उसको गाड़ियों की सफाई में इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि जिसने पीने के पानी को इन सब कामों में इस्तेमाल किया, उसको तो हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। खैर, ये समझदारी तो इंसान में खुद होनी चाहिए। साथ ही कहा कि ड्रिंकिंग वाटर का ना तो सिनेमा थिएटर में इस्तेमाल किया जाएगा और ना शॉपिंग मॉल में। कंस्ट्रक्शन वर्क और रोड रिपेयर में भी पीने का पानी का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा गया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 10 दिनों में बेंगलुरु पानी के लिए जूझता हुआ नजर आ रहा है, तो इसकी वजह भी आपको बताती हूँ। दरअसल बेंगलुरु की भौगोलिक बनावट हिल स्टेशन के जैसी है। उसकी समंदर से ऊंचाई 920 मीटर की है और यही कारण है कि वाटर लेवल ज्यादा नीचे रहता है। बाकी लोग बेंगलुरु की इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। साल 1961 में बेंगलुरु में 262 झीलें थी, लेकिन अब केवल 81 है। 1961 में शहर का 70% हिस्सा हरियाली वाला था, लेकिन अब कितना है आप जानकर दंग रह जाएंगे, केवल 3%। 10 साल पहले बेंगलुरु का वाटर लेवल 250 फीट नीचे था, जो कि अब 1800 फीट नीचे पहुंच गया। यानी कि अब पानी जमीन से बहुत ज्यादा नीचे गहराई में जा पहुंचा है। बेंगलुरु पानी के संकट से गुजर रहा है, लेकिन इस तरह के हालात कभी भी देश के दूसरे शहरों में पैदा हो सकते हैं। देश के 21 शहरों में ग्राउंड वाटर खत्म होने के करीब है। इन शहरों में देश की राजधानी दिल्ली है, साइबर सिटी कहा जाने वाला गुरुग्राम भी है। इसके अलावा पंजाब में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, वहां पर भी हालात कुछ ऐसे हैं। सोचिए, ये तो वो राज्य है और वो शहर है जहां पर खेती होती है। हरियाणा के यमुनानगर में भी जल स्तर की परेशानी का सबब बना हुआ है। यूपी में आगरा है, गाजियाबाद है, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है और गुजरात का गांधीनगर भी इसमें शामिल है। तो सीधी सी बात यह है कि पानी की महत्ता को हर व्यक्ति को खुद समझना होगा और पानी का संचय करना होगा, क्योंकि वो रहीम का दोहा है ना, बिन पानी सब सून। हालांकि उसमें पानी का अर्थ शर्म, लाज, लिहाज से है, लेकिन वाकई में बिन पानी तो सब सूना ही होगा। एक और बड़ी खबर चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट का इस पर बड़ा आदेश आया और कांग्रेस को बीजेपी पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज संविधान बदलने की बात की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि बीजेपी सामाजिक न्याय के खिलाफ है। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये तो एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 4 महीने क्यों होना, आपके पास तो डाटा है और डाटा का मास्टरी आपने किया है और हर जगह बोलते हैं ये डाटा
आने के बाद सब संख्या सभी मिल जाते हैं और ये बहुत जल्दी ही मालूम हो जाता है हर चीज का क्या। फिर निकालो ना भाई, 1-2 हजार लोग दिए होंगे बॉन्ड्स, 3 उतने लोगों की लिस्ट नहीं मिलती आपको।